आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या बुद्ध के समय में जातिवाद था तथा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भारत का हर व्यक्ति जानना चाहता है तथा इस प्रश्न के संबंध में बहुत विवाद भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध के समय में भी जातिवाद भारत में हावी था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध के समय भारत में जातिवाद नाम की कोई परंपरा नहीं थी। परंतु इन दोनों में से कौन सही है? वो लोग जो यह कहते हैं कि बुद्ध के समय जातियाँ नहीं थी, या वो लोग जो ये कहते हैं कि बुद्ध के समय जातियाँ प्रचलित थीं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला है और आपको यह भी समझ में आने वाला है कि भारत में जातिवाद की जड़ कितनी पुरानी है। और इस संबंध में मैं बात करने वाला हूँ भैंसों के यात्रा विवरण के हिंदी अनुवाद पर, और जिसका अनुवाद ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया है। और यह कहानी हमें भैंसों के यात्रा विवरण के अलावा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ सुत्त पिटक के दीघ निकाय, मध्यम निकाय में भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं यह भी बताने वाला हूँ कि मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या मौर्य वंशी ही बुद्ध के वंशज हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कपिलवस्तु के बारे में कि कपिलवस्तु कहाँ पर है। इसको लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कपिलवस्तु नेपाल में है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कपिलवस्तु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नाम के स्थान को ही बुद्ध के समय में कपिलवस्तु कहा जाता था, क्योंकि वहां पर आज भी एक बौद्ध स्तूप मौजूद है। आप जो यह सामने स्तूप देख रहे हो, यह वही स्तूप है और इसी स्तूप के आधार पर कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यही स्थान प्राचीन समय में कपिलवस्तु कहलाता था। परंतु इसको लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री बेंसोंग ने भी अपने यात्रा विवरण में कपिलवस्तु का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। बेंसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि राज्य का क्षेत्रफल 4000 ली है। अब यहाँ पर मैं आपको ली के बारे में बता देता हूँ कि यह ली क्या है। जैसे हमारे भारत में किलोमीटर प्रचलित है, वैसे ही चीन में ली प्रचलित है। यह आपको ध्यान रखना है। राज्य में कोई 10 नगर मौजूद हैं, यानी जिस समय बेंसोंग वहां पर गए थे, उस समय वहां पर 10 नगर मौजूद थे, परंतु सब के सब उजड़े और बर्बाद हैं। राजधानी का हाल भी ऐसा ही है, यानी उस समय राजधानी भी उजड़ी और बर्बाद थी। राजधानी का क्षेत्रफल ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता, लेकिन राजभवन की सीमा नापने से उसका क्षेत्रफल 15 या 16 ली होता है। राजभवन की चार दीवारी ईंटों से बनी हुई थी, जिसकी नींव अब भी मौजूद है। इसे उजड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं तथा एक दो मोहल्ले अब भी आबाद हैं। यानी जिस समय भैंसोंग वहां पहुंचे थे, उस समय एक दो मोहल्ले आबाद थे, वो बर्बाद नहीं हुए थे। कोई बड़ा राजा नहीं है। यहाँ की भूमि उत्तम और उपजाऊ होने के कारण समय अनुसार बोई और जोती जाती है। यहाँ की प्रकृति उत्तम और मनुष्य का आचरण कोमल तथा सुशील है। यहाँ पर 3000 संगाराम हैं, यानी उस समय 3000 संगाराम वहां पर मौजूद थे, जिसमें से 1000 संगाराम उजड़े पड़े हैं। इनमें हीनयान पंथ के अनुयायी हैं। अब यहाँ पर संगाराम शब्द आया है, तो आप पूछोगे कि यह संगाराम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय बौद्ध साधुओं के आराम करने वाले स्थान को संगाराम कहा जाता था। दो देव मंदिर भी हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर देव मंदिर लिखा है, वो अनुवादकर्ता की गलती है। यह वास्तविक शब्द नहीं है, बल्कि वास्तविक शब्द देवालय है। यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें वर्णाश्रम के लोग उपासना करते हैं। राजभवन के भीतर
टूटी फूटी दीवारों की नींव मौजूद है। यह सब राजा शुद्धोधन के निवास भवन की है। अब इसके ऊपर एक विहार बनाया गया है, जिसके भीतर राजा की मूर्ति है, यानी राजा शुद्धोधन की मूर्ति है। इसी के निकट एक और खंडर रानी महामाया के शयन गृह का है, जिसके ऊपर भी एक विहार बनाया गया है और अंदर रानी की मूर्ति है, यानी रानी महामाया की मूर्ति है। इसी के निकट एक और विहार बना है, जहां पर कुमार सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में प्रवेश हुए थे। और यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि रानी महामाया को एक सपना आया था कि एक सफेद हाथी उनके उनके गर्भ में समा गया है। और इसी घटना का उल्लेख बेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। आगे लिखा है कि इस बिहार में इसी चित्र को दर्शाया गया है। उत्तर पूर्व में एक स्तूप उस स्थान पर भी बना है, जहां पर कुमार सिद्धार्थ को देखकर असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि इस बालक के भाग्यवान होने के सभी लक्षण हैं। यदि यह गृहस्थ जीवन में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि घर छोड़ देगा तो बुद्ध होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह भविष्यवाणी असित मुनि ने करी थी। अब बात करते हैं उस कहानी की, जिस कहानी की चर्चा बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों जैसे दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, धम्मपद आदि ग्रंथों में करी गई है। और इस कहानी का उल्लेख भैंसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में किया है। इसलिए मुझे लगा कि यह कहानी आप लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहिए। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेकिन इस कहानी में कितनी सत्यता है और कितनी नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बात को इतिहास का दर्जा तब ही प्रदान करता हूँ जब उसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हों, तब मैं उसको इतिहास मानता हूँ। और जिस बात का उल्लेख केवल किताबों में किया गया हो और उसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो फिर उसको इतिहास नहीं माना जा सकता है। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजधानी के उत्तर पश्चिम की ओर सैकड़ों स्तूप बने हुए हैं। इस स्थान पर शाक्य वंश के लोग वध किए गए थे, यानी मारे गए थे। विदुरब राजा ने शाक्य वंश के लोगों को पराजित करके उनके वंश के 9,990 मनुष्यों को बंदी करके वध करा दिया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ 9,990 लिखा हुआ है, यह निश्चित नहीं है। कहीं कहीं यह संख्या लगभग 10,000 भी लिखी हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। उन लोगों के शरीर लकड़ी के समान एक स्थान पर ढेर किए गए थे। उस समय देवताओं ने लोगों के चितों को प्रेरित करके उनका अंतिम संस्कार किया था। जिस स्थान पर यह बदलीला हुई थी, उसके दक्षिण पश्चिम में 4 छोटे-छोटे स्तूप बने हैं। यह वही स्थान है जहां पर शाक्य वंश के 4 मनुष्यों ने सेना का सामना किया था। पहले जब प्रसेनजित, जिनका वास्तविक नाम पसेनजित था, राजा हुए थे, तो उसने शाक्य वंश से विवाह संबंध करके नाता जोड़ना चाहा था, परंतु शाक्य लोगों ने उससे घृणा की थी, क्योंकि वह उनका सजातीय यानी एक ही वंश या गोत्र का नहीं था। इसलिए शाक्य लोगों ने धोखा देकर एक दासी कन्या का विवाह प्रसेनजित के साथ कर दिया था। तब राजा प्रसेनजित ने उसे अपनी पटरानी बनाया था, जिसके गर्भ से कुछ समय उपरांत एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विदुरब हुआ। यानी राजा प्रसेनजित को विदुरब नाम का लड़का पैदा हुआ था। विदुरब के बड़े होने पर उसकी इच्छा हुई कि वह अपने मामा के यहाँ जाकर उन लोगों के नियम अनुसार शिक्षा प्राप्त करेगा। विदुरब ने कपिलवस्तु के नगर के दक्षिणी भाग में पहुंचकर और एक नवीन बना हुआ उपदेश भवन देखकर अपने रथ को रोक लिया, और वो जैसे ही उसके अंदर जाने लगा तो शाक्य लोगों ने यह कहकर नहीं जाने दिया कि हे निम्न कुल उत्पन्न, इस मकान में तू जाने का साहस मत कर। यह शाक्यों का बनाया हुआ भवन तथागत बुद्ध के रहने योग्य ही है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह बातें
शाक्य वंश के लोगों ने राजा विदुरथ से कही थी। जब राजा विदुरथ सिंहासन पर बैठा तो वह अपनी प्राचीन अप्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए सेना सहित चढ़ दौड़ा और कपिलवस्तु आ पहुंचा। उस समय शाक्य वंश के 4 व्यक्ति एक खेत को जोत रहे थे। उन लोगों ने सेना का सामना किया तथा वीरता से लड़े। विदुरथ की सेना को भागना पड़ा। वे लोग हंसी खुशी अपने नगर को गए। सब हाल जानकर उन लोगों के सजातीय पुरुषों ने उनके विषय में कहा कि उनका वंश ऐसा प्रतिष्ठित है कि जिसमें संसार पर शासन करने वाले बहुत दिनों तक होते हैं, परंतु इन्हीं विशुद्ध राजाओं के माननीय वंशजों में क्रोध और निर्दयता का प्रवेश हुआ, जिससे इन्होंने निरंकुश होकर सेना का संहार किया। इनके ऐसा करने पर हमारे वंश पर कलंक लग गया। चारों वीर को देश निकाला कर दिया गया, मतलब चारों वीरों को देश से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को यह कहानी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब राजा विदुरथ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया तो शाक्य वंश के 4 लोग उस समय खेत की जुताई कर रहे थे और उन्हीं 4 लोगों ने विदुरथ की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था और वो चारों लोग कपिलवस्तु में हंसी खुशी लौट आए। कब? सेना को परास्त करने के बाद। परंतु जो शाक्य वंश के अन्य प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि हमारा वंश तो हमेशा शांति का परिचायक रहा है। शाक्य वंश हमेशा शांति का परिचायक रहा है और तुम चारों लोगों ने सेना को मारकर हमारे वंश को कलंकित कर दिया है। इसलिए उन चारों लोगों को कपिलवस्तु से या देश से निकाल दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है और मुझे उम्मीद है कि अब यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उन चारों में से एक बमपान, एक उद्धान, एक हिमतल और एक सांबी का राजा बना। उन चारों वीर पुरुषों का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय तक स्थिर यानी मौजूद रहा। उन चारों वीर पुरुषों के जाने की खबर विदुरथ को हुई तो उसने कपिलवस्तु पर फिर से आक्रमण कर दिया। उस समय कपिलवस्तु के राजा महानाम थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह घटना भगवान बुद्ध के समय की है, क्योंकि राजा शुद्धोधन के बाद कपिलवस्तु के राजा महानाम ही बने थे। अब जब वो चारों वीर पुरुषों का कपिलवस्तु से निकाल दिया गया, तब विदुरथ ने कपिलवस्तु नगर में रहने वाले शाक्य लोगों का वध करना यानी हत्याएं करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 10,000 लोगों की हत्या करने के बाद विदुरथ ने महानाम के संधि प्रस्ताव पर विचार किया और एक शर्त रखी। मतलब जब राजा महानाम ने लोगों की हत्या रुकवाने के लिए राजा विदुरथ के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे मानने के लिए राजा विदुरथ ने एक शर्त रखी और महानाम से कहा कि जब तक तुम नदी के अंदर रहोगे तब तक मेरे सैनिक तुम्हारे लोगों की हत्या नहीं करेंगे और जैसे ही तुम्हारी सांस टूटी और तुम बाहर आए, वैसे ही मेरे सैनिक नगर के लोगों का वध करना प्रारंभ कर देंगे। और इसके बाद महानाम ने राजा विदुरथ की शर्त स्वीकार कर ली और नदी के अंदर पानी में चले गए। बहुत समय तक पानी से बाहर नहीं आने पर विदुरथ ने सैनिकों से कहा, जाकर देखो। सैनिकों ने नदी में जाकर देखा, महानाम पानी के अंदर ही समाधि ले चुके थे। इसके बाद विदुरथ ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और नदी पार करने के दौरान ही डूबकर सेना सहित राजा विदुरथ की मृत्यु हो गई थी। और इस कहानी का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। अगर यह कहानी आपको अच्छे से पढ़ना है और जानना है तो आप दीघ निकाय, मध्यम निकाय और धम्मपद को अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन हर जगह आपको कहानी में थोड़ा सा बदलाव या अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद कपिलवस्तु के लोग नगर छोड़कर आसपास के नगरों में जा बसे। इसी समय शाक्य वंश की एक शाखा पिपली वन में जा बसी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शाक्य वंश की एक शाखा पिपली वन में जाकर बस गई थी, जहाँ पर उन्होंने
मोर पालन का काम करके अपने जीवन को गुजारा। इसी पिपली वन के साका के वंशज चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब कौशल के राजा विदुरव ने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया था, तो वहां पर रहने वाले शाक्य वंशीय लोगों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया था और उनमें से कुछ शाक्यवंशी लोग बच गए थे, लेकिन वो कपिलवस्तु में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस स्थान पर अपनों की हत्याएं हुई हो वहां पर रहना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम आसपास के नगरों में जाकर बस जाएंगे। उसी समय शाक्य वंश की एक शाखा पिपली वन में जाकर बस गई थी और वहां पर जाकर उन्होंने मोर पालने का काम शुरू कर दिया और अपने जीवन का गुजारा करने लगे। और उन्हीं के वंशज चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा जिनका वास्तविक नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य उनका वास्तविक नाम नहीं था, यह आपको ध्यान रखना है। और सम्राट अशोक ने भी स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है। और यदि आपको यह जानना है कि सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध का वंशज किस अभिलेख में बताया है, तो आप मास की शिलालेख को जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें ही उन्होंने स्वयं को बुद्ध का वंशज लिखा है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिसे आज हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, वो शाक्य वंश की ही एक शाखा थी। अब बात कर लेते हैं जातिवाद पर कि जातिवाद कितना पुराना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर इतिहासकारों की अलग-अलग राय है। कुछ लोग जातिवाद को बहुत पुराना मानते हैं, तो कुछ लोग जातिवाद को ज़्यादा पुराना नहीं मानते हैं। अब इनमें से कौन सही है, इस पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जब हम भारतीय प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था और उसको मैं भी स्वीकार करता हूं कि प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में जातिवाद के स्थान पर वंशवाद प्रचलित था और एक वंश स्वयं को श्रेष्ठ मानता था और दूसरा अपने आप को, या जो श्रेष्ठ होता था वो दूसरे को निम्न मानता था। और जो वंश स्वयं को श्रेष्ठ मानता था वह अपनी पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ वंश में ही करता था और इसी प्रकार जो निम्न वंश के लोग थे वो भी अपनी पुत्री का विवाह निम्न वंश में ही करते थे। परंतु राज सिंहासन पर निम्न वंश के लोग भी बैठते थे या उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त था। यह सब उसी प्रकार था जिस प्रकार आज के समय में अमीर व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए अमीर घर में ही रिश्ता देखता है और गरीब व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए गरीब घर में रिश्ता देखता है। और जिस प्रकार यह आज प्रचलित है उसी प्रकार वह प्राचीन समय में प्रचलित था, क्योंकि श्रेष्ठ वंश और निम्न वंश को भी जातिवाद से नहीं जोड़ा जा सकता, जिस प्रकार आज के समय गरीब और अमीर को नहीं जोड़ा जा सकता। अब बहनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि सिंध का राजा शूद्र था। बुद्ध के समय राजा बनने का अधिकार सबको था, लेकिन वंशवादी लोग आज के गरीब अमीर की तरह उस समय अपने आप को श्रेष्ठ और निम्न मानते थे। उस समय जातियां तो प्रचलित थी, लेकिन ज्यादा जातियां प्रचलित नहीं थी, केवल 10-12 जातियां ही प्रचलित थी। क्योंकि जब हम अल्बरेनू की यात्रा विवरण को पढ़ते हैं तो उसमें 10-12 जातियों का ही उल्लेख मिलता है और आज के समय में भारत में 6000 से भी ज्यादा जातियां प्रचलित हैं और यह 6000 से भी ज्यादा जातियों का निर्माण मुस्लिम काल में हुआ था। मुस्लिम काल से पहले भी जातियां थी, लेकिन उनकी संख्या 10 से 15 ही थी। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे यात्रियों के यात्रा विवरण को पढ़ा है और उन्होंने सबसे ज्यादा चांडाल जाति का उल्लेख किया है, जो कि निम्न जातियों में से ही गिनी जाती थी और वह वंश भी राजा बना था। जो चांडाल जाति के लोग थे वह लोग भी राजा बने थे, इसका भी हमें यात्रियों के विवरण में उल्लेख मिलता है। अगर आप लोग 10वीं शताब्दी से पहले का इतिहास पढ़ोगे तो आपको जातियों का इतिहास स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जातियों की परंपरा सिर्फ 1000 साल से ही प्रचलित है। यह सिर्फ मुस्लिम काल की देन है।
पूरी की पूरी जातियों का निर्माण इसी काल में हुआ था। उससे पहले जातियों के स्थान पर वंशवाद प्रचलित था। यह आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।